हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कॉन्सेप्ट में स्वागत है। फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में अपने विषय मनोविज्ञान विषय के अधिगम नामक टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम अधिगम का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं और प्रभावशाली अधिगम के अवरोधक आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना न भूलें। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। अधिगम का अर्थ: प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए नए अनुभव एकत्र करता रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसीलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया अनुभव करता रहता है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं या हम किसी प्रक्रिया में भाग लेते हैं या कहीं हम जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नया देखने और सुनने को मिलता है। तो उससे जो हमें अनुभव मिलता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम अपने जो हमारी लाभदायक होता है तो उसको हम जो है अपने उसमें स्टोर कर लेते हैं और उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपने अनुभवों के द्वारा ही अपने व्यवहार में वृद्धि भी करते हैं तथा अपने व्यवहार में सुधार भी करते हैं। अगर जैसे कि विद्यालय में आप देखते हैं बच्चों को कुछ ना कुछ रोज़ सिखाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि उनके जो विषयात्मक ज्ञान होता है उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होती जाती है और जो उनको नियम सिखाए जाते हैं, जो उन्हें एक अच्छी लाइफ के बारे में बताया जाता है, तो उससे क्या होता है कि उससे वो अपने व्यवहार में संशोधन भी करते जाते हैं और अपने जीवन को सरल भी बनाते जाते हैं। और इसलिए अनुभव तथा इनका उपयोग ही, और जो ये अनुभव होते हैं इनको समय पड़ने पर हम अपने जीवन में प्रयोग में भी लाते हैं, तो इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। मतलब मानसिक प्रक्रिया क्यों माना? क्योंकि इसी के मानसिक प्रक्रिया जो होती है हमारी सोचने की, तर्क करने की, रिजल्ट कर लेने की, निर्णय लेने की, ये जो सब क्षमताएं हैं यही हमारी मानसिक प्रक्रिया। तो जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, हमारे सामने कोई घटना घट रही है, तो उससे जो भी हमारे मानसिक प्रक्रियाएँ होती हैं उसके द्वारा जो भी निष्कर्ष हम लेते हैं, तो जो ज्ञान होता है उसको हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। और ये एक प्रक्रिया क्या है, जीवन भर निरंतर चलती रहती, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है सीखना, अधिगम, लर्निंग, ये कभी बंद नहीं होती है। आगे कहा गया है कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी दो विशेषताएं, एक निरंतरता और सार्वभौमिकता। निरंतरता का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार चलती रहती है, चाहे घर हो, बाहर हो, किसी भी स्थिति में हो, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम कुछ जो भी हमारे सामने घटित हो रहा है उसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। और सार्वभौमिकता का मतलब यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब कि यह जो सीखने की जो प्रक्रिया है वह जो है सिर्फ शिक्षा संस्था में नहीं है, वरन परिवार में है, समाज में है, संस्कृति, सिनेमा, सड़क, पड़ोसी, संग साथी, अपरिचित व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जो थोड़ा बहुत हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नया अनुभव क्रिएट होता जाता है, मिलता जाता है। तो सार्वभौमिकता का अर्थ यह है कि सीखने की प्रक्रिया कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी स्थिति में हो सकती है, हर जगह हम सीख सकते हैं और उससे हमारे जीवन में अनुभव एकत्रित होते जाते हैं और उन अनुभवों का प्रयोग करके ही हम अपने जीवन में, व्यवहार में वृद्धि में संशोधन करते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। अधिगम की परिभाषा देखिए, यहाँ पर कुछ विद्वानों की परिभाषाएं ली गई हैं जिनको हम एक एक करके समझते हैं। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। जो भी कुछ हम सीखते हैं, जिसका भी अनुभव करते हैं, हमारे सामने जो स्थितियां आती हैं उससे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव एकत्र होते हैं जो हमको आगे की ओर ले जाते हैं। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो तो हम रोज़ कुछ सीखते हैं, उससे हमारा विषय ज्ञान मजबूत होता है। सामाजिक जीवन हो, समाज में रह करके जो हम सीखते हैं उससे हमारा सामाजिक विकास होता है। तो इस तरह क्या है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। स्किनर महोदय कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कि उन्होंने कहा कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन। तो प्रोग्रेसिव बिहेवियर मतलब कि एक विकासमय व्यवहार, एडाप्टेशन, सामंजस्य। जब कोई भी परिस्थिति आती है उसके उसके संबंध में कैसा व्यवहार करना है, ये हमको अधिगम
की प्रक्रिया में सीखने को मिलता है। जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो उसके साथ हम अपना एक व्यवहार कैसे एडजस्ट करते हैं, यानी उसके प्रति हम अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि जब हमारे सामने समाज में हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो वहाँ से हम लगातार सीख रहे हैं, घर परिवार से सीख रहे हैं, अपने शिक्षा संस्थान में सीख रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा लगातार एक विकासमय व्यवहार में वृद्धि होती है और उससे एक सामंजस्य करने की क्षमता भी विकसित होती है। इसीलिए स्किनर महोदय ने कहा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तीसरी परिभाषा क्रो और क्रो महोदय के अनुसार वो कहते हैं सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो जो भी हम समाज में रह कर के सीखते हैं उससे हमारी आदतों का निर्माण होता है। घर परिवार में सीखते हैं, आदतों का निर्माण होता है। विद्यालय में जाते हैं तो हमें ज्ञान में वृद्धि होती है और समाज में जब हम रहते हैं तो उससे हमारे एक एटीट्यूड का निर्माण भी होता है। तो जो भी सारी चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं उनसे हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सब हमारा अर्जन है, उससे हम गेन करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, क्योंकि सीखने के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें हम में विकसित होती हैं। इसी तरह गेट्स महोदय ने कहा है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो जो भी हम सीखते हैं तो सिर्फ अब व्यवहार में परिवर्तन है, क्योंकि लर्निंग तभी होती है जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन कैसा होगा? सीखना। जब हम कुछ सीखेंगे तो उससे हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए गलत संगत में है तो गलत संगत में भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, अच्छी संगत में तो सीखेंगे, अनुभव बनेगा। और जो प्रशिक्षण मिल रहा है समाज में रह करके तो उससे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए गेट्स महोदय ने कहा कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखने की विशेषताएं। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की समान विशेषताएं हैं, जिसमें कि पहली विशेषता बताई गई है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखने की जो प्रक्रिया है आजीवन चलती रहती है। व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब तक हम जीवित हैं हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और वह हमारे जीवन में जुड़ता है, जिससे कि हमारे व्यवहार में वृद्धि होती है, संशोधन होता है। इसीलिए कहा गया है कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। अगली विशेषता कहा बताई गई है कि सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। जब हम कहीं समाज में भाग लेते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, अपने परिवार में भी लोगों से संपर्क में रहते हैं, अपने विद्यालय जीवन में भी हमने अपने सहपाठियों के साथ विद्यालय में कुछ ना कुछ सीखा है, तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार में वृद्धि करते हैं। जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें किसी चीज़ के बारे में समझाते हैं कि यह गलत है, ये ऐसा नहीं करते हैं, अच्छे से बोलो, अच्छे से करो। तो क्या है, उनके अनुभव हैं जो उन्होंने कभी अनुभव अपने जीवन में सीखे थे, आज वो अनुभव हमको बता रहे हैं। तो उन अनुभवों के माध्यम से भी हम सीख करके अपने व्यवहार में सुधार करते हैं, अपने विचारों में सुधार करते हैं, वृद्धि करते हैं। अपनी इच्छाओं को भी हम जो है कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं और अपनी भावनाओं में भी सुधार करते हैं। तो इस तरह क्या है कि सीखना एक परिवर्तन भी है। तीसरी विशेषता कहा गया कि सीखना सार्वभौमिक है। क्यों कहा गया है? कहा गया है कि सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता, वस्तुतः संसार के सभी जीवधारी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े तक भी सीखते हैं। अब सीखता इंसान है, मनुष्य है, तो मनुष्य में क्या है? एक बुद्धि है, एक चातुर्य है, एक उसकी जो मेंटल पावर है वो काफ़ी सशक्त है। इसलिए वो कुछ भी देखता है, अपने चारों तरफ जो घटनाएं घटती हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। तो सीखने की जो विशेषता के अंतर्गत जो सार्वभौमिक कहा गया कि सीखना सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं है बल्कि जानवर भी। अब देख लीजिए, हम अपने घर में जो भी हमारे जीवधारी साथ में रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो हम वो पालतू जानवर होते हैं वो हमें समझने लगते हैं और हम उन्हें समझने लगते हैं। वो हमारे ज़रा सी इशारे पर उठना बैठना काम करना, अगर आप किसी घर जाते हैं, किसी के यहाँ डॉगी पला है, वो भौंकता है तो अगला बोलता है कि नहीं नहीं भौंकना, वो शांत हो जाता है। तो ये क्या है? ये हम एक दूसरे के साथ रह कर के सीखते हैं। तो इस तरह जीवधारी भी सीखते हैं, मतलब पशु पक्षी भी सीखने लगते हैं, कीड़े मकोड़े भी सीखने लगते हैं। इसलिए सीखने की जो प्रक्रिया को कहा गया है कि लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल। अगली विशेषता क्या है कि सीखना विकास है। सीखना विकास किस तरह से है? सीखना विकास है कि व्यक्ति अपनी दैनिक क्रिया और अनुभवों द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है। तो जब हम कुछ अपनी डेली लाइफ में
कुछ ना कुछ क्रियाएं जो करते हैं उससे हमारे अनुभव एकत्रित होते जाते हैं, है ना। और जो भी हमारा व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन होता जाता है, अनुभव एकत्रित होते जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हमारा मानसिक विकास होता है दिन प्रतिदिन, और उससे हमारा शारीरिक विकास भी होता है। तो इसको इसलिए विद्वानों ने कहा कि सीखना क्या है, एक विकास है। अगली विशेषता में कहा गया कि सीखना अनुकूलन है। अनुकूलन कैसा? वातावरण से अनुकूलन, क्योंकि सीखना जो है वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। तो जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो भी माहौल है, उसके साथ कैसे हमें एडजस्ट होना है, सामंजस्य कैसे स्थापित करना है। जो परिस्थितियां हमारे आसपास घट रही हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं या पारिवारिक परिस्थितियां हैं, विद्यालय जीवन है, ये सारी चीज़ों के साथ कैसे हमें अब अनुकूलन स्थापित करना है, ये सब हम जब इस समाज में भाग लेते हैं, परिवार में भाग लेते हैं, मतलब वो जीवन जीते हैं, तो उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उससे हमारे अंदर अनुकूलन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए इसको कहा गया कि सीखना एक प्रकार का अनुकूलन है। अगला कहा गया सीखना अनुभवों का संगठन है। मतलब ये कहा गया है कि जो सीखना है ना तो वो नए अनुभव की प्राप्ति है और ना ही पुराने अनुभवों का योग है, बल्कि क्या है कि नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे हम नए अनुभवों द्वारा नई बातें सीखते जाते हैं, वैसे वैसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करते भी चलते हैं। हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है, तो नए नए अनुभव एकत्रित होते हैं। उसी तरह जो पुराने अनुभव हैं उनमें कुछ ना कुछ संशोधन भी होता रहता है। तो नए और पुराने अनुभव मिल करके एक नए अनुभव का निर्माण कर देते हैं, और जैसे ही आवश्यकता हमारे जीवन में पड़ती है उस नए अनुभव का हम प्रयोग करते हैं। इसलिए कहा गया कि सीखना न तो नए अनुभव की प्राप्ति है, ना ही पुराने अनुभवों का योग है, बल्कि नए और पुराने अनुभवों का एक प्रकार का संगठन है, जो हमको आगे आवश्यकता पड़ने पर उस अनुभव को प्रयोग करना सिखाता है। अगला कहा गया कि सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो उद्देश्यपूर्ण होती है। अगर हम कुछ उद्देश्य नहीं होगा तो हमारे सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? असफल हो जाएगी। जब हम कहीं पर भी भाग लेते हैं, ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके भाग लेते हैं, और अगर उद्देश्य जितना ही प्रबल होगा तो सीखने की प्रक्रिया भी उतनी तीव्र होगी। यदि हमारे अंदर उद्देश्य नहीं होगा किसी भी चीज़ के प्रति कि अरे क्या करना है, तो ये मानिए कि फिर लर्निंग नहीं होगी। अगर हमारे अंदर उद्देश्य है तो ये ज़रूर है कि हम उसको सीख भी अच्छे से जाएंगे। जैसे आप विद्यालय में हैं, आप कठिन विषय है, कोई इंग्लिश है, मैथ है, जब आपको पढ़ाया जाता है तो एक उद्देश्य होता है कि उसको सीखना। तो इस तरह सीखना क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और उद्देश्य के अभाव में यह प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अब देखिए सीखने के प्रभावशाली अधिगम के अवरोधक, जो सीखने के अवरोधक हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये कहा गया है कि प्रभावशाली अधिगम का मूल घटक प्रेरणा है, यानी प्रेरणा को अधिगम का, सीखने का मूल घटक माना गया है। प्रश्न भी आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सीखने का मूल घटक क्या है, तो वो है प्रेरणा, यानी मोटिवेशन। यदि प्रेरणा नहीं है तो सीखना प्रभावशाली नहीं होगा। तो वही है कि अगर प्रेरणा नहीं है तो प्रेरणा के बिना हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए मुख्य अवरोधक में कहा गया पहला प्रेरणा का अभाव। तो जो प्रेरणा होती है एक आंतरिक भी होती है, एक बाह्य भी होती है। तो एक स्वयं की प्रेरणा होती है, किसी चीज़ के प्रति हमें ज्ञान अर्जन करना है, कोई चीज़ हमको सीखना है, ये कैसे है, कैसे होती है, हमें भी करना है ना, तो एक आंतरिक होता है। दूसरा होता है हम लोगों को देख करके सीखते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, है ना। तो कोई कंपटीशन कोई व्यक्ति क्रॉस कर लेता, ये होता है हमें भी तैयारी करनी, हम भी तैयारी करेंगे, उसके जैसे पढ़ेंगे। ये ऐसा है हर तरह के, हर क्षेत्र में जब हम बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों से सीखते हैं, और कुछ हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं कि हम बाहर से भी नहीं प्रेरित हो रहे, स्वयं में भी नहीं है, तो फिर सीखना की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाएगी। तो ये एक प्रकार का प्रेरणा का जो अभाव होगा वो अवरोधक के रूप में काम करेगा। और चूँकि सीखने के लिए प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है, और प्रेरणा के अभाव में सीखा नहीं जा सकता। इसी तरह सेकंड है सीखने की परिस्थिति, कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो किस परिस्थिति में सीख रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जल्दबाजी में सीखते हैं, शोरगुल में सीखते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं बैठती हैं, असंतोष की स्थिति आ जाती है। तो वह ये है कि सीखने की परिस्थिति कैसी है। सीखने की परिस्थिति भी एक प्रकार से अवरोधक के रूप में काम करती है। अगर सीखना सही परिस्थितियों में नहीं सीखा जा रहा तो फिर हम सीख नहीं सकते हैं, और अधिगम की प्रक्रिया बाधित होगी। इसी तरह तीसरा अवरोधक बताया गया उद्देश्यहीनता। अगर हमारे सीखने में कोई उद्देश्य नहीं है, जो भी अधिगम हो रहा है वो उद्देश्यहीन है, तो हम कुछ नहीं सीखते। बहुत सी सारी चीज़ें रास्तों में निकलते हैं तो देखते हैं, है ना, इधर उधर देखते हैं, हमारे मस्तिष्क में थोड़ी देर के लिए रहती हैं फिर भूल जाती हैं।
तो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि कोई उद्देश्य ही नहीं है, वो तो यूं ही सामने आ गए तो उसको देख लिया। इसी तरह बहुत सी चीज़ों में भाग लेते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ से होकर के लौट आते हैं। लेकिन जब विद्यालय में जाते हैं तो एक उद्देश्य लेके जाते हैं कि सीखना है, तो वहाँ पर जो चीज़ बताई जाती है उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर उद्देश्य नहीं है तो हम सीख नहीं सकते हैं। इसलिए उद्देश्यहीनता भी एक प्रकार से प्रभावशाली अधिगम्य अवरोधक का काम करता है, ठीक है, क्योंकि उद्देश्य के बिना सीखने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसी तरह अगला अवरोधक बताया गया कि शिक्षक की अदूरदर्शिता। तो जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो हमको पढ़ाते हैं, अगर वो उनकी पढ़ाने की जो प्रक्रिया है दूरदर्शी नहीं है तो भी प्रक्रिया प्रभावित होगी। हमको पढ़ाया जा रहा है, यदि उस पढ़ाने का कोई जो है आगे भविष्य नहीं है, जो सिखाया जा रहा है कोई भविष्य नहीं है, कोई दूरदर्शिता लेकर के नहीं वो चीज़ बताई जा रही, तो भी हम जो है सीख नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षक की जो अदूरदर्शिता है वो भी एक प्रकार के अवरोधक के रूप में काम करने लगती। इसी तरह अगला कहा गया जीवन से न जुड़ना। तो जो भी सीखने की प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया चल रही है, अगर वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हमारे जीवन में कुछ विकास नहीं कर सकती, तो उससे हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो जो भी प्रक्रिया है अगर वो हमारे जीवन में सुधार ला सकती है, हमारे जीवन से संबंधित है, तो हम उसको सीखेंगे। यदि नहीं है तो वही वो अवरोधक का काम करेगी। इसलिए जीवन से न जुड़ना भी एक प्रकार के अधिगम का अवरोधक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार आज हमने समझा कि अधिगम क्या होता है, यह प्रक्रिया कैसे चलती है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, विद्वानों ने इसको कैसे परिभाषित किया है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, साथ ही साथ एक प्रभावशाली अधिगम का जो अवरोधक है वो किन किन चीज़ों से हो सकता है, उसके घटक क्या हैं। इस तरह आज हमने अधिगम के बारे में जाना और समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।